गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स और जिसमें कि हमने प्लास्टिक मैटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें अभी जो हमारे फिलहाल लेक्चर चल रहे हैं वो है कि एक्सपेरिमेंटली हम डिफरेंट जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं उनको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछला जो लेक्चर 9-8 था उसमें हमने यंग मॉडल्स को काउंट किया था बाय द बाइंडिंग मेथड, यानी कि बंकन विधि के द्वारा हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक को ज्ञात किया था। और इस लेक्चर में हम ज्ञात करने वाले हैं सरल मेथड से वाई, नीटा एंड सिग्मा को, यानी कि यंग मॉडल्स, उसके बाद रिजिडिटी एंड देन हमारे पास पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि सरल जो मेथड है यानी कि सरल का जो एपरेटस है वो क्या होता है। यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है कि एक इस तरीके से रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है। ठीक है, फ्रेम में यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से वो फिक्स होता है फ्रेम। यहाँ नीचे यहाँ पर इन दो सिरों पर हैंगर्स लगे हुए होते हैं, हुक्स टाइप से लगे हुए होते हैं। ठीक है, जिनसे कि हम इस तरीके से दो रॉड्स जो होती हैं उनको हम हैंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जिस धागे से हम इसको करते हैं उसका खुद का कोई भी मॉडल्स नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको इफेक्ट नहीं करता है। और साथ में ही वो क्या करेगा, इसको पैरेलल रखने का काम करता है, यानी ये एक दूसरे से पैरेलल रहे, एकदम स्ट्रेट रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट इस एक्सपेरिमेंट को हम दो पार्ट्स में करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं कि जैसे आपको दूसरा डायग्राम दिख रहा है, इस तरीके से हम दोनों ही रॉड्स के जो सिरे हैं ए और बी, इनको हम पास में लेके आते हैं, ए और सी को, और फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, एक साथ छोड़ देते हैं, तो वो क्या करेंगे कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेशंस शुरू कर देते हैं। और सॉरी, मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि हम निकाल किसका रहे हैं, यानी ये जो हम कांस्टेंट्स निकाल रहे हैं वो किसका निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे एक वायर का। ठीक है, ई एफ जो वायर है वो इन दोनों के बीच में जुड़ी रहेगी। ठीक है, उस वायर का हमें इन कांस्टेंट्स को निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, जब हम इस तरीके से लाकर इन्हें छोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये देखिए जो ये आर्च बन रहा है, जिस वायर का हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो जो वायर है ई एफ, वो इस तरीके से क्या होगा, सर्कुलर आर्च शेप में बैंड हो जाता है। ठीक है, अब यदि हम स्टार्टिंग की जो कंडीशन देखें जिसमें कि हमने क्या किया है उसको इस तरीके से, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर हम यहां मान रहे हैं और यहां से रेडियस सेंटर की क्या है, आर है, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि 2 थीटा एंगल बना रहा है, थीटा यहाँ पर है 2 और थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 थीटा यदि एंगल बना रहा है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर, क्योंकि ये जो हमने वायर ली थी पूरी की पूरी, इसकी हमने लेंथ कितनी ली है, एल। ठीक है, यहाँ पर ये एल है, तो एल अपॉन आर हो जाएगा, और आर इज इक्वल टू जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एल अपॉन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो ऑसिलेशंस इनमें हो रहे हैं उनको हम कहते हैं बाइंडिंग ऑसिलेशंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि जो भी टॉर्क इस वायर के द्वारा इन रॉड्स पे लगाया जा रहा है, ठीक है ना, बल आघूर्ण जो इन पे लगाया जा रहा है। बल आघूर्ण मतलब कि जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो इसका मतलब उधर बल आघूर्ण लग रहा है। ठीक है ना, तो दैट इज इक्वल टू दी क्या हो जाएगा, उस वायर का बाइंडिंग जो मोमेंट है उसके इक्वल होगा, यानी बंकन आघूर्ण के इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास फॉर्मूला था बाइंडिंग मोमेंट का, ठीक है, जो हमने बहुत पहले निकाला हुआ है। अब की बार हमारे पास क्या है, वायर कैसी है, सर्कुलर है, तो IG की वैल्यू हमने देखिए
पाई R4/4 रखी है। ठीक है, कैपिटल आर की जो वैल्यू है हमने अभी अभी यहां से निकाली थी L/2 थीटा, तो वो हमने यहां रख दिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इस कंडीशन में हम टाइम पीरियड काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगा, ठीक है, 15 में कितना लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइम T1, टाइम पीरियड T1 काउंट करते हैं। तो देखिए क्या होगा कि इसमें जैसे ये ऑसिलेशन करना शुरू कर रहे हैं, तो इसके करने से क्या होगा कि उसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है इन रॉड्स में। ठीक है ना, अब उन रॉड्स की अगर हम बात करें और इनका खुद का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हर रॉड का आई है, तो इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो किससे जाएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो हम ले रहे हैं, काउंट कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली जो एक्सिस है, ठीक है ना, जो उससे पास हो रही है उसके सापेक्ष यदि आई है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, टोटल फोर्स दैट इज इक्वल टू हमने अभी भी बलागुण जो निकाला है। ठीक है, तो सेम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये निकाला है ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आल्सो शोज द टॉर्क। ठीक है, जब भी किसी चीज को हम घुमाते हैं तो उसके अंदर जो जनरेट होने वाला जो टॉर्क है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस दैट इज आल्सो ड्राइव फ्रॉम द डेरिवेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि ये जो दोनों सेम होने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आती है अगर हम रीअरेंज करते हैं तो इस तरीके से, और जो इक्वेशन हमें किसकी शो कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या इक्वेशन है, तो ऑब्वियस है कि ये जो यहां पर थिंक है दीज आर दी ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2π/t। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज काउंट कर लेते हैं T1 टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हमने T1 इज इक्वल टू फॉर्मूला तो निकाल लिया, लेकिन हम प्रैक्टिकली T1 को ही काउंट करते हैं। तो अगर हम T1 को काउंट कर लें तो हम इस तरीके से, इस फॉर्मूले से हम इस तरीके से y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर जो 1 के द्वारा फॉर्मूला दिया गया है उससे हम यंग मॉडुलस ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रॉड की जो रॉड है उसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं कि रॉड जो होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की है, वायर की बात नहीं कर रहे हैं, रॉड्स की बात कर रहे हैं। तो रॉड्स का अगर एंगुलर जो रेक्टेंगुलर शेप की है तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से हो जाएगा, अगर रॉड सर्कुलर शेप की है तो इस तरीके से, तो जो भी हो हम उसे कैलकुलेट करके हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ए और बी है ये इनकी विड्थ और थिकनेस को बता रही है, जो कि हम जो भी हमारे पास उस समय पर वर्नियर कैलिपर्स वगैरह अगर मौजूद है तो हम उससे काउंट करके यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन आती है उसमें हम क्या करते हैं कि इस तरीके से एक रॉड को तो हमने हैंगर्स के थ्रू हंग कर दिया यानी कि लटका देते हैं, और ये वायर हमारे पास हो गया एल लेंथ का, और दूसरी वाली जो रॉड है वो ऑसिलेशन के लिए फ्री हो गई, यानी कि फर्स्ट एक रॉड को हमने ऊपर कर दिया है, फिक्स कर दिया है, दूसरी वाली रॉड को हम क्या करेंगे इस तरीके से घुमाने के लिए फ्री कर देते हैं, यानी इसको हम कह रहे हैं अब सस्पेंशन वायर। ठीक है, जो ये वाला अरेंजमेंट है इसमें अब की बार जो वायर है दैट इज एक्ट एज द सस्पेंशन वायर ऑफ द रॉड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब हम इस वाली नीचे वाली जो सस्पेंडेड रॉड है यानी कि जो लटकी हुई रॉड है इसको यदि हम हॉरिजॉन्टली अगर किसी एंगल पर घुमाते हुए उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, अब घुमाएंगे किसके रेस्पेक्ट में, वायर ईएफ के ही रेस्पेक्ट में, और फिर उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा कि फिर वापस से हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर देगा। और इस कंडीशन में जो अब की बार ऑसिलेशन वाली कंडीशन है उनको हम कहते हैं टॉरेंशियल ऑसिलेशन। पहले वाले थे बाइंडिंग ऑसिलेशन, अब की बार है टॉरेंशियल ऑसिलेशन। ठीक है, सेम चीज इसमें भी हम क्या करेंगे टाइम पीरियड काउंट कर लेंगे, लेकिन जो थ्योरी है तो वापस से वही क्या हो जाएगी, अब की बार हमारे पास जो टॉरेंशियल के लिए
दैट इज इक्वल टू T2 टाइम पीरियड इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में I बाय C। ठीक है, अब C जो हमारे पास है दैट इज द टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि प्रति जो घुमाव जो कोण है उस प्रति घुमाव कोण के लिए बलाघूर्ण का मान है। तो इसकी जो वैल्यू होती है जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि दैट इज इक्वल टू होती है C इज इक्वल टू नीटा पाई R टू द पावर 4 अपॉन में 2L। ठीक है, अब T2 के फॉर्मूले में हमने C की वैल्यू रख दी, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, नीटा की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू, अगर मैंने अभी भी बताया इस एक्सपेरिमेंट में हम कैलकुलेट किसकी रीडिंग लेंगे, T2 की। ठीक है ना, कि हमने जैसे इसको घुमाया तो 10 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, 5 ऑसिलेशन में कितना लगा, 15 में कितना लगा, तो हम क्या करेंगे 5-6 रीडिंग्स इस तरीके से ले लेते हैं। तो हमारे पास T2 की वैल्यू मिल जाएगी, और T2 की वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं तो हमें नीटा की वैल्यू भी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू भी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को यदि हम रेशियो लेना चाहें तो हमारे पास यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों के बीच में जो रेशियो है दैट विल बी कम T2 स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर। और इसी तरीके से जब हमने रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स वाले जो लेक्चर पढ़ा था उसमें आपको याद हो कि हमने पॉइजन रेशियो, यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनके बीच में रिलेशन निकाला था, तो वहां से हम इस रिलेशन को ले रहे हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 नीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये जो रिलेशन हम एज इट इज यूज कर रहे हैं, वाई की वैल्यू रखेंगे, नीटा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से रखेंगे, वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से रखेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से सिग्मा की जो वैल्यू है वो भी T1 और T2 की फॉर्म में आ जाएगी, और इक्वेशन नंबर जो 3 है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। तो यहां देखिए हमारे पास क्या है, वाई, नीटा और सिग्मा तीनों की वैल्यूज ही हमने किससे काउंट कर ली, सिर्फ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, सरल का एक्सपेरिमेंट हमने किया जिसमें कि हमने दो कंडीशंस में टाइम पीरियड की वैल्यू काउंट की, T1 और T2, और T1 की मदद से हमने y को कैलकुलेट कर लिया, T2 की मदद से हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को काउंट कर लिया, और अगर दोनों ही वैल्यूज हमारे पास हैं तो उससे हम किसकी वैल्यू और निकाल सकते हैं, पॉइजन रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ टाइम पीरियड्स द इलास्टिक कांस्टेंट्स y, सिग्मा एंड नीटा कैन बी डिटरमाइंड। ओके, तो ये जो आपका लेक्चर है यहाँ पर खत्म होता है, सरल एक्सपेरिमेंट वाला। अब जो फर्दर हमारे पास होगा उसमें हम पॉइजन रेशियो किसी मटेरियल का, यानी हम रबड़ यूज करते हैं तो रबड़ का हम किस तरीके से निकालेंगे। फिर देन फर्दर एक और लेक्चर हमारे पास है जिसमें हम मैक्सवेल निडल एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये सारे ही जो एक्सपेरिमेंट है ये आपके कोर्स में है, थियोरिटिकल एक्सपेरिमेंटल, तो आपको इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग फर्दर वीडियोज, थैंक यू।